हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डे ग्रोथ। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये लेक्चर और इससे पहले लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, और एक लेक्चर और आएगा ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन। ये तीनों लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ट्रांसफार्मर लेसन से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इनको केयरफुली स्टडी कर लीजिए और हो सके तो एक नोट तैयार कर लीजिए अलग से। तो आइए डिस्कस करते हैं इफ़िशेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी ट्रांसफार्मर का आउटपुट तथा इनपुट पावर का अनुपात होता है। ये ट्रांसफार्मर है, इसका जो आउटपुट होगा और जो इसका इनपुट होगा, दोनों पावर का रेशियो आउटपुट अपॉन इनपुट, वही ट्रांसफार्मर की इफ़िशेंसी होती है। ऐसा नहीं कि ये ट्रांसफार्मर के लिए है, ये किसी मशीन के लिए होता है। ट्रांसफार्मर का आउटपुट अपॉन इनपुट मोटर के लिए है, तो मोटर का आउटपुट अपॉन मोटर का इनपुट, ठीक है। और इफ़िशेंसी में आउटपुट पावर इनपुट पावर दोनों का यूनिट सेम रखा जाता है। यदि इनपुट को किलोवाट में लिया जा रहा है तो आउटपुट भी किलोवाट में होगा। यदि इनपुट वाट में है तो आउटपुट भी वाट में होगा, नहीं तो इफ़िशेंसी की वैल्यू गलत आएगी, आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर गलत आएगा। तो हमें पता है ट्रांसफार्मर का इनपुट आउटपुट दोनों में रिलेशन क्या होता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। क्योंकि हम लोग इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं। लॉसेस होने के बाद जो पावर मिलता है टर्मिनल पर ट्रांसफार्मर के, वही आउटपुट पावर होता है। तो इनपुट पावर इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो यहाँ से आउटपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 कर देंगे। इनपुट माइनस लॉसेस इक्वल टू आउटपुट। क्लियर। अब देखते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को नीटा से व्यक्त किया जाता है और इसका वैल्यू परसेंटेज में निकाला जाता है, तो मल्टीप्लाई 100 से कर दिया जाता है। तो आउटपुट पावर ट्रांसफार्मर की क्या होती है, V2I2 इंटू कास फाई, ये आउटपुट पावर होगा। यहाँ पे इनपुट पावर, जहाँ पर V2I2 है, V1I1 हो जाएगा, V1I1 और कास फाई वन जो प्राइमरी साइड का इनपुट का पावर फैक्टर होगा। ओके, तो इनपुट पावर क्या होगा, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, जैसा कभी यहाँ से क्लियर हुआ। लॉसेस ट्रांसफार्मर कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, कापर लॉसेस और आयरन लॉसेस। तो V2I2 प्लस लॉसेस कौन कौन सी, कापर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस, उनको लिख लेते हैं। फिर V2I2 कास फाइव प्लस कापर लॉसेस आपका हो गया I2 स्क्वायर इंटू R02 प्लस आयरन लॉसेस हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस ईडी करंट लॉसेस, ये दोनों मिला करके क्या होता है, आयरन लॉसेस। तो इस प्रकार से इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2I2 कास फाइव प्लस I2 स्क्वायर R02 प्लस PH प्लस P, और आउटपुट इतना है। तो ये वैल्यू हम रखेंगे इस फार्मूले में, इस सूत्र में, तो इतना आएगा इफिशियंसी। और यहाँ से देखें, इस यहाँ से क्या आएगी इफिशियंसी, आउटपुट आउटपुट क्या है, अभी ऐसे रख लेते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही इफिशियंसी होती है। तो आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी इनपुट, यहाँ से इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। तो इनको अलग अलग करेंगे तो इनपुट इनपुट कट जाएगा, वन होगा, वन माइनस लॉसेस, वन माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। तो इफिशियंसी की एक फार्मूला ये भी हो गई, है ना, एक फार्मूला ये, और मेन फार्मूला आपका ये तो है ही, है ना। ये सभी इफिशियंसी कोई फार्मूले से निकालेंगे, सबका वैल्यू परसेंटेज में निकाला जाता है, सब में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है 95% टू 98.5%। इतनी पर
इतनी इफिशियंसी होती है एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, व्यवहारिक ट्रांसफार्मर की, है ना। जबकि आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। 100% क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों इक्वल होते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर में, आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई आयरन लॉसेस, कोई कॉपर लॉसेस नहीं होता है। तो जितना इनपुट हम लोग देंगे उतना आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट आउटपुट का रेशियो 1 होगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% इसकी इफिशियंसी आएगी। कब? जब ट्रांसफार्मर आइडियल होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही मिलेगा आपको कहीं भी। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होती है? 95% से 98.5% तक। तो एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, इनको याद रखेंगे। और ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो वाट में आउटपुट पावर पर निर्भर करती है, जबकि हानियाँ VA के समानुपाती हैं। VA मीन्स वोल्ट एम्पियर, है ना। तो हानियाँ VA के समानुपाती होती हैं। VA का मान घटेगा बढ़ेगा, उसी रेशियो में हानियाँ घटेंगी बढ़ेंगी। जबकि इफिशियंसी वाट में आउटपुट पावर पर डिपेंड करती हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का आउटपुट V2 I2 cos phi 2, तो यहाँ पर V2 सेकेंडरी वोल्टेज, I2 सेकेंडरी करंट और cos phi 2 ये लोड के अनुसार डिपेंड करता है। पावर फैक्टर लोड जैसा होगा, पावर फैक्टर उसी अनुसार चेंज होता रहेगा, है ना। लैगिंग लोड लगाए हैं तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा, लैगिंग टाइप का। इंडक्टिव मीन्स इंडक्टिव लोड रहेगा तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। और कैपेसिटिव लोड है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। रजिस्टिव लोड है, जैसे 100 वाट का लैंप है तो क्या होगा? तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है ना। तो पावर फैक्टर वेरी करता है कितना? 0 से 1। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है 10 kVA का, 10 kV ट्रांसफार्मर है, मीन्स ये आपका क्या है? वोल्ट एम्पियर है ना, वो भी किलो में। तो यहाँ पर लोड हम लोग ऐसा लगा दिए कि पावर फैक्टर उसका यूनिटी है। यूनिटी कब होगा? जब लोड प्योर रजिस्टिव होगा। मान लीजिए 100 वाट का लैंप है या 200 वाट का रजिस्टिव लैंप है, तो कास फाई का मान 1 हो जाएगा। तो टोटल जो पावर होगी, आउटपुट पावर होगी, VA 10 kVA इंटू 1 कितना हो गया? 10 किलोवाट। इतना मिला हमको आउटपुट, है ना। अब मान लीजिए कास फाई की वैल्यू 0.8 है, तब आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी? 10 kVA इंटू 0.8, ये कितना हो गया? 8 किलोवाट। ये हो गया आउटपुट। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर कि जब पावर फैक्टर का मान 1 हुआ तो टोटल आउटपुट पावर कितनी हो गई? 10 किलोवाट। और जब पावर फैक्टर का मान 0.8 हो गया तब आउटपुट पावर कितनी होगी? 8 किलोवाट। और इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी यही है आउटपुट अपान इनपुट। आउटपुट बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी। तो आउटपुट कब बढ़ रहा है? जब पावर फैक्टर बढ़ रहा है ना। और पावर फैक्टर कम हो रहा है तो आउटपुट कम हो रहा है, तो इफिशियंसी भी कम हो जाएगी उसी रेशियो में। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी वाट में आउटपुट पावर पर डिपेंड करती है ना। तो कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी किसी ट्रांसफार्मर के लिए उसके केवीए या VA लोड पर, उसके पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है पूरी तरह से, है ना। और यहाँ से एक बात और क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि जब कास फाई का मान 1 होगा, मीन्स यूनिटी, एकांक, तब आउटपुट पावर अधिकतम होगी। उस समय ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी अधिकतम होगी। तो कह सकते हैं यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स कास फाई, यूनिटी पावर फैक्टर पर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है ना। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं पूर्ण दिवस दक्षता, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिवस दक्षता, ऑल डे इफिशियंसी। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे के लिए देखा जाए तो उस ट्रांसफार्मर के 24 घंटे में जितनी आउटपुट होगी किलोवाट आवर में अपान बटे में, उसी ट्रांसफार्मर की 24 घंटे के लिए ही जो उसका इनपुट पावर होगा किलोवाट आवर में। तो इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात ही पूर्ण दिवस दक्षता कहलाती है। यह दक्षता वितरण ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में।
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो उसका प्राइमरी साइड होता है या उसको सप्लाई हमेशा मिलता रहता है या वो सप्लाई से हमेशा कनेक्ट रहता है। इससे क्या होता है, जब वो सप्लाई से हमेशा जुड़ा रहेगा तो उसमें फ्लक्स हमेशा मौजूद रहेगा, फ्लक्स स्थापित रहेगा। जब फ्लक्स कंटिन्यू है तो उसमें आयरन लॉसेस भी हमेशा होती रहेगी। और कॉपर लॉसेस की बात करें तो कॉपर लॉसेस लोड पर डिपेंड करता है। और लोड ट्रांसफार्मर पर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर कभी होता है कभी नहीं होता है। लोड कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी जीरो हो जाएगा। तो कॉपर लॉसेस हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉसेस को महत्व नहीं दिया जाता है, केवल आयरन लॉसेस को ही महत्व दिया जाता है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कोर ऐसे धातु का या ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसमें कोर लॉसेस बहुत कम हो। और याद रखिए, पूर्ण दिवस दक्षता साधारण दक्षता से कम होता है। तो ये आल्ट एफिशिएंसी है, इसकी वैल्यू साधारण एफिशिएंसी से कम होती है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की अधिकतम एफिशिएंसी के लिए क्या शर्त होती है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया, यही होता है V2I2 cos phi अपन V2I2 cos phi 2 प्लस I2 स्क्वायर R02 प्लस PH प्लस PE। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे वाला जो पार्ट्स है वो वैल्यू अगर कम हो जाए तो एफिशिएंसी का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नीचे वाला पार्ट्स वेरिएबल होता है I2 स्क्वायर R02 जो कि कॉपर लॉस को इंडिकेट कर रहा है, और ये वैल्यू आयरन लॉसेस है, ये तो कांस्टेंट होता है ना, ये इसका मान नहीं बदलता है, किसी भी लोड पर फिक्स होता है। चेंज क्या होगा, ये कॉपर लॉसेस है ना, PC, इसको कहते हैं कॉपर लॉसेस, है ना। तो कॉपर लॉसेस की वैल्यू लोड पर डिपेंड करती है। लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉसेस क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। लोड की वैल्यू जब कम होगी तब कॉपर लॉसेस क्या होंगी, कम होंगी। तो इसका डेरिवेशन होता है, उस डेरिवेशन से आता है, यदि कॉपर लॉसेस की वैल्यू इतना हो, इतना कम हो कि वो आयरन लॉसेस के बराबर हो जाए, मीन्स आयरन लॉसेस इज इक्वल टू कॉपर लॉसेस, क्या कहेंगे इसे, लौह हानियाँ इक्वल टू ताम्र हानियाँ। जब दोनों हानियाँ बराबर हो जाएं, मीन्स कॉपर लॉस का मान लौह हानियाँ के बराबर हो जाए, कॉपर लॉसेस की वैल्यू आयरन लॉसेस के इक्वल हो जाए, उस समय ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी आएगा। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग मेंशन किए हैं उनको नोट कर लीजिएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। इन तीनों लेक्चर का एक अलग से नोट तैयार कर लीजिए, है ना, जिनसे कि इनसे क्वेश्चन आए तो कभी मिस ना हो। तो ये कंडीशन हो गया। अब वह लोड कौन सा होगा, कभी एग्ज़ाम में या फिर कहीं आपको निकालना पड़े कि वो लोड कौन सा होगा जिस पर ताम्र हानियाँ और लौह हानियाँ बराबर होंगी, तो उस लोड को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए लोड इक्वल टू होता है फुल लोड इंटू आयरन लॉसेस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो इस फार्मूले के द्वारा उस लोड को ज्ञात कर सकते हैं जिस पर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अधिकतम होती है। फुल लोड मीन्स रेटेड जो वैल्यू होती है जो ट्रांसफार्मर की
अधिकतम लोड सहने की क्षमता होती है, जैसे कि 10 kVA 5 kVA जितने kVA ट्रांसफार्मर होता है वो वैल्यू होगी यहाँ पर। और ये आयरन लॉसेस, रूट में आयरन लॉसेस अपन कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस कौन से, जो फुल लोड पर कॉपर लॉसेस होती हैं ट्रांसफार्मर में, वो वैल्यू। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।